वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के नए लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। पूरे कॉन्सेप्ट को आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हमको एक्टिवेशन एनर्जी की नीड पड़ती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी की मीनिंग क्या होती है और इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले विजुअलाइजेशन किसने किया। बात करें अगर एक्टिवेशन की, तो एक्टिवेशन का मतलब होता है एक्टिवेट। अब एक्टिवेट मतलब होता है किसी चीज़ को एक्टिव कर देना, और एनर्जी होती है एनर्जी के फॉर्म में। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक ऐसी एनर्जी जो किसी मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर दे, व्हिच इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इन जनरल डिफिनीशन है ये एकदम क्लियर डिफिनीशन नहीं है, अभी आपको एक बहुत ही अच्छे से वेल डिफाइंड डिफिनीशन हम देंगे। तो किसी भी मॉलिक्यूल को एक्टिव कर देने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। बात करें इसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने दिया, तो आर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे। आर्हीनियस नामक साइंटिस्ट ने 1889 में इसके कॉन्सेप्ट को दिया। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, अभी तक आप जानते होंगे कि एक रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाते हैं। पूरी केमिकल काइनेटिक्स में हमने डायरेक्टली पढ़ा, तो आज हम थोड़ा सा माइन्यूट लेवल पर स्टडी करेंगे। अगर हम आपसे कहें कि ये हमारा रिएक्टेंट है, अगर हम आपसे कहें ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, तो अभी तक हम लोग ऐसे डायरेक्टली देखते थे। बट आज हम इसकी पूरी मैकेनिज्म देखेंगे कि ये एक स्टेप में नहीं कंप्लीट होता, बल्कि इसमें एक बीच में स्टेप कंसिस्ट होता है, और उस स्टेप तक ले जाने के लिए जिसका रोल होता है एक्टिवेशन एनर्जी का, जो एक्टिवेट करने का काम करती है मॉलिक्यूल को। तो आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम लेते हैं H2 और यहाँ पे हम लेते हैं I2, और बनता हमारा क्या है 2HI। हम लोग यही जानते हैं कि वन स्टेप में कंप्लीट हो गई, बट इनफैक्ट ये ऐसे नहीं होता। आइए देखते हैं कैसे होता है। H2 को हमने ऐसे लिखा, I2 को हमने ऐसे लिखा, यहाँ पे हम I2 लेते हैं, I2 को हमने ऐसे लिखा, और उसके बाद हम क्या किए, यहाँ पे ये करा दिए। स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा कि ये H2 और I2 अब यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं, जहाँ पे इनके बीच का ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, साथ ही साथ इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए, ये H यहाँ लिखे, ये H यहाँ लिखे, ये I यहाँ लिखे, और ये हमारा I यहाँ लिखे। इनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो बॉन्ड है हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो बॉन्ड है ये हमारा ब्रेक होगा, ये जो बॉन्ड है ये हमारा ब्रेक होगा, और इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये देखिए, इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी कि बॉन्ड टूट रहा है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि बॉन्ड फॉर्मिंग। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कि एक ऐसा स्टेप है कि जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फार्मिंग एक साथ में हो रहा है। इस स्टेप को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, TS हमको दिखाते हैं। अब ट्रांजिशन स्टेट कहें या इसको हम कहें इंटरमीडिएट। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11th में पढ़ा होगा कि कई सारे इंटरमीडिएट स्पीसीज होते हैं, जैसे कार्बोकेटायन होता है, कार्बोएनायन होता है, फ्री रेडिकल होता है। उसी प्रकार अगर रिएक्शन के केस में बात करें तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, ये हमारा इंटरमीडिएट हो गया। अब ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यानी ये बॉन्ड खत्म हो गया, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड भी खत्म हो गया। अब बचा ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, यानी कि हमारे पास बचा एक HI इधर और एक HI इधर, यानी कि हमारे पास क्या बचा 2HI। अब आप अपनी रिएक्शन में देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ 2HI प्रोडक्ट में बन रहा है। तो ये हमारा हो गया रिएक्टेंट, इसको हम R से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, और ये हमारा हो गया इंटरमीडिएट स्पीसीज। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि रिएक्टेंट है, आपको मैं एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप पानी ले लीजिए, चाय पत्ती ले लीजिए, चीनी ले लीजिए और दूध ले लीजिए, तो क्या चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी। इन सारी चीज़ों को रखने के बावजूद हमको एक चीज़ की नीड पड़ेगी, वो है हमारी हीट, एनर्जी। तो जिस प्रकार चाय के बनने के लिए हमको हीट और एनर्जी की नीड पड़ती है, उसी प्रकार किसी भी रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट ले लें तो प्रोडक्ट नहीं बन जाता, बल्कि रिएक्टेंट को नीड पड़ती है हीट की। और वो जो हीट की नीड पड़ती है, जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, वही एनर्जी का रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में एक एनर्जी बैरियर तक एनर्जी होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उस एनर्जी बैरियर को भी अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, जब आपको ग्राफ के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। तो
उस एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी की नीड होती है। उस मिनिमम एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़े उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जो कि इसके मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी रिएक्शन में पहले इंटरमीडिएट बनता है तब प्रोडक्ट बनता है, और इंटरमीडिएट बनने के लिए इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, क्योंकि जो हम बार बार यूज कर रहे हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की नीड पड़ती है। स्टूडेंट्स अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ एक्टिवेशन एनर्जी की डिफिनीशन तो बिल्कुल मत घबराइए, इसका हम अब लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वहाँ एकदम अच्छे से क्लियर होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। आप लोग नाम सुने होंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और इसके फार्मूले को देखेंगे, और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैसे आती है, सारी चीज़ें हम ग्राफ के वे में देखेंगे। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स बोर्ड पे मैंने लिख दिया है एक्टिवेशन एनर्जी की डिफिनीशन। मैंने लिखा है स्टूडेंट्स कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए, जो कि एनर्जी बैरियर को पार करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, इसके लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड पड़ती है, व्हिच इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप सोचेंगे सर ने एक्स्ट्रा एनर्जी वर्ड क्यों यूज किया, हम ग्राफ लेंगे वहां से आपको क्लियर होगा कि क्यों हमने इसको एक्स्ट्रा एनर्जी कहा। बात करें अगर इसको डिनोशन की तो ये EA से डिनोट होता है, कैपिटल E और स्मॉल a, मेजर्ड इन जूल, किलो जूल में, क्योंकि ये एक प्रकार की एनर्जी ही तो है। अब हम बात करते हैं ग्राफ की, तो सबसे पहले एक रिएक्शन लेते हैं हम A+B गिव्स आउट C, इसके लिए हम एक ग्राफ लेते हैं, और ये जो ग्राफ स्टूडेंट्स खींचा जाएगा, ये ग्राफ थोड़ा सा बड़ा करके खींचें जिससे आपको बहुत ही अच्छे से विजुअलाइजेशन हो। इस ग्राफ के लिए हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। और ये हमारा ये वाला है, ये हमारी एनर्जी है, और ये जो हमारा है ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये हम कहें रिएक्शन प्रोसेसिंग, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यानी कि इधर रिएक्शन प्रोसीड होगी और ये हमारी एनर्जी है। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए रिएक्टेंट हमारा यहाँ है, रिएक्टेंट हमारा क्या है A+B और प्रोडक्ट क्या है C, हमने यहाँ पे लिखा A+B। रिएक्टेंट हमारा यहाँ है और प्रोडक्ट मान लीजिए हमारा यहाँ है, प्रोडक्ट हमने लिखा C, क्लियर। ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। एक चीज़ स्टूडेंट्स आपको बता दूँ कि कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि चाय बनाने के लिए हमने चीनी लिया, चाय पत्ती ली, हमने पानी लिया, ये सारी चीज़ें ली, दूध लिया, तो रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ एनर्जी तो इनमें रहेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट तो रूम टेम्परेचर पे है 30 डिग्री सेल्सियस। अब उसको हमको चाय बनाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा, तो कुछ एनर्जी इसका मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में पहले से विद्यमान रहती है। सेम यही चीज़ यहाँ पे जो रिएक्टेंट इसमें भी कुछ एनर्जी है, इस एनर्जी को हम लोग ER कहते हैं। इस एनर्जी को ER, यानी कि रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी पहले से है, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी वर्ड किया कि इस एनर्जी के बाद जो एनर्जी देनी पड़े कि वो एनर्जी बैरियर को पार कर दे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। आइए देखते हैं कैसे। अब हमने यहाँ से ग्राफ खींचा, ये ER है, और मान लीजिए कि ये हमारा इंटरमीडिएट स्पीसीज है या ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ एनर्जी बैरियर और फिर हमारा क्या बना, प्रोडक्ट बना। ये ग्राफ है स्टूडेंट्स। देखिए अब एक चीज़, यहाँ रिएक्टेंट के पास एनर्जी थी ER, और इसको पहुँचना है यहाँ, जब तक ये यहाँ पहुँचेगा नहीं ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी नहीं, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग होने के लिए एनर्जी तो जरूरी है ना, और यहाँ आपके बॉन्ड टूटेगा फिर बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। और स्टूडेंट्स एक चीज़ बताइए, अगर बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी लगती है। तो सबसे पहले A+B यानी AB का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए हमने एनर्जी दी, और ये TS ट्रांजिशन स्टेट पहुंचा। अब ट्रांजिशन स्टेट के बाद बॉन्ड फार्मिंग होंगे, मैंने आपको दिखाया था ना कि बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फार्मिंग एक साथ हो रहा है, तो बॉन्ड फार्मिंग होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। आप भी जानते हैं बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी का ग्राफ नीचे आएगा, नीचे आया और बना हमारा क्या, प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स हमने एनर्जी रिलीज क्यों की, एक बात बताइए, जब चाय को आप उबाल देते हैं तो उसके बाद चाय के टेम्परेचर को कम करते हैं पीने के लिए ना, यानी किसी चीज़ की स्टेबिलिटी के लिए लो एनर्जी की नीड होती है। ठीक इसी प्रकार ये ऊपर ना जाकर के ट्रांजिशन स्टेट से नीचे आया, क्यों, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, यानी स्टेबल होने के लिए ये यहाँ आया।
ठीक। अब प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, इसको हम पी कहते हैं, हो सकता है कुछ अपने आप में कंसिस्ट किया हो, और यहाँ हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी ई आर है। अब इस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचने के लिए रिएक्टेंट से एक एनर्जी दी गई कि ये इस एनर्जी बैरियर को पार करके प्रोडक्ट बने। इसी एनर्जी को स्टूडेंट्स ई ए कहते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसकी डिफिनीशन आप और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि ये जो बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए या एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड पड़ती है, जिससे वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। उस एक्स्ट्रा एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। अब बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल एनर्जी है, इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। आप लोग इसका भी वर्ड सुने होंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी को एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या कहेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। बट रिएक्टेंट कुछ एनर्जी पहले से लिया होता है, अगर उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर करना है तो उसको अलग से एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी है। क्लियर? इसीलिए हम इसको एक्स्ट्रा एनर्जी बोले। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। यानी कि यहाँ से अगर हम बोलें आपसे कि एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला क्या निकल के आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसी को हम एक चीज़ और बढ़िया से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हुआ हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला। यानी हम ऐसे इंसर्ट लिखना चाहें तो ई ए इज इक्वल टू, हम इसको टी एच या ई टी से दिखा दे रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को, ई टी माइनस ई आर। ई आर क्या है, रिएक्टेंट एनर्जी। यानी एक्टिवेशन एनर्जी हमारी थ्रेशोल्ड माइनस रिएक्टेंट एनर्जी कर दें तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। तो ये एक प्रकार की एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसकी नीड पड़ती है एनर्जी बैरियर को पार करने में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक्टिवेशन एनर्जी का पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुआ होगा और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्लियर हुई होगी और रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो भी क्लियर हुई होगी। तो ये हुआ ओवरऑल हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एंडोथर्मिक रिएक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और उसके बाद देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो आइए देखते हैं, इस जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, अभी हमने एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ देखा। अब हम एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ को देखेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो जल्दी से हम ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं। सेम एज इट इज़ हमको दो ग्राफ बनाने हैं। यहाँ पे हमारा रहेगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, जो कि पहले वाले ग्राफ में भी था, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में अवेलेबल है, इसलिए बिल्कुल मत घबराइएगा। और ये हमारा है एनर्जी का ग्राफ, यानी एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोसेसिंग का ये ग्राफ है। बात करें अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ई आर हमारा है, इसको थोड़ा सा और साफ से लिखें जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। मान लीजिए यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है ए प्लस बी, हम ए प्लस बी के लिए ही ले रहे हैं, और यहाँ पे जो इसके पास एनर्जी है, इसको दूसरे कलर से लिख रहे हैं, यहाँ पे जो इसके पास एनर्जी है वो क्या है, ई आर। क्लियर? और ये यहाँ से प्रोडक्ट बनाता है, यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी पी आर। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, सॉरी पी आर नहीं, यहाँ पे ई पी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है? अब स्टूडेंट्स, ये जो है ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है, या इसी को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह लें। यानी ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कि ए बी के रूप में बनेगा, क्योंकि ए और बी के बॉन्ड को तोड़ेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, तब जाके हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जो कि हमारा क्या है, प्रोडक्ट हमारा है सी। क्लियर? यानी कि किसी भी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए एक स्टेज इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का है या ट्रांजिशन स्टेट की नीड पड़ती है। अब मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्लियर? मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ आप चाहें तो ग्राफ रफली ड्रा कर सकते हैं। और इस एनर्जी बैरियर तक पहुँचने के लिए रिएक्टेंट एनर्जी के बाद जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान आपको ये देना है कि अगर यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए एक लाइन खींचें तो प्रोडक्ट की एनर्जी स्टूडेंट ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। अब स्टूडेंट्स, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी दी गई और एनर्जी प्रोडक्ट ने एब्जॉर्ब की, तभी तो ऊपर है, नहीं तो ये इक्वल आता। अगर ये एनर्जी इक्वल होता
तो ये रिएक्शन कोई ना होती, नॉर्मल रिएक्शन होती। अगर ये नीचे आता तो यानी एनर्जी रिलीज कर रहा है, बट इसने एनर्जी एग्जॉर्ब की, इसीलिए प्रोडक्ट ऊपर है रिएक्टेंट की एनर्जी से। तो क्योंकि इसने एनर्जी एग्जॉर्ब की, इसलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन को जब डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी लगे, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी ऐड हो, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एग्जॉर्ब हो, व्हिच इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर जो हमारी डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो हमारी पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि इसने एनर्जी ली। अगर एनर्जी ना लिया होता तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी के नीचे आता अगर रिलीज करता, बट क्योंकि इसकी एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा है तो ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ हो गया। एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ सकता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रा करिए, तो आप ये ग्राफ देंगे। अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक्सोथर्मिक के लिए। स्टूडेंट सेम एज इट इज हम करते हैं। यहाँ पे हमारा A+B हमारा रिएक्टेंट है, इसकी एनर्जी ER है। अब आई होप आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। और यहाँ पे हमारा मान लीजिए प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, और ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसको हम AB कह सकते हैं। क्लियर? और यहाँ पे प्रोडक्ट बना C, ये ER है, ये EP रहेगा प्रोडक्ट की एनर्जी। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ खींचे तो प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे आ रही है। स्टूडेंट्स एक चीज़ और बता दें, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी हमारी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी हमारी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि ये रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे आ रही है, यानी कि यहाँ इतनी एनर्जी रिलीज हुई। अब एनर्जी जिस रिएक्शन में रिलीज होती है क्या कहते हैं, आप सभी जानते हैं, एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो, व्हिच इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ये ग्राफ हुआ हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, यानी यहाँ पे डेल्टा एच की जो वैल्यू है नेगेटिव है। स्टूडेंट्स ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है, बस एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की एनर्जी से ऊपर रखना है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को नीचे रखना है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको दो ग्राफ दूँ कंपैरेटिव, और आपसे बोलूँ किसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, नहीं ऐसे नहीं बोलूँ, आपसे बोलूँ कि कौन रिएक्शन तेज होगा, तो जरा आप बताइए। हम यहाँ पे आपको दो ग्राफ दे रहे हैं, क्वेश्चन से समझ लीजिए, हम लोग साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। मान लीजिए एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है। ध्यान से देखिएगा, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की, यहाँ से यहाँ ये ग्राफ बना, और ये हमारा TS है। देखिएगा ये TS, यानी यहाँ से यहाँ तक EA है हमारा। क्लियर? और ये हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये हमारा ये प्रोडक्ट बना, ये हमारा TS है। ठीक, इसकी EA यहाँ से यहाँ तक है। अब आपसे कहें कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, तो निसंदेह आप बोलेंगे कि ये रिएक्शन फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी की नीड है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी, तो ये रिएक्शन जल्दी से ट्रांजिशन स्टेट पार करके प्रोडक्ट बना देगी। बट यहाँ पे ज़्यादा लगेगी, तो जहाँ कम लगेगी वहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी बनेंगे। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिवेशन एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स अभी हमने देखा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो दो फैक्टर जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब जो हमारा रिएक्टेंट वो आयनिक है कि कोवैलेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा फैक्टर अफेक्ट करेगा। अगर स्टूडेंट्स आयनिक रिएक्टेंट है तो वो तो खुद ही अट्रैक्ट होगा एक दूसरे की तरफ, क्योंकि आयनों में टूटा है तो वो जल्दी से अट्रैक्ट होगा, तो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेकिंग की नीड ही नहीं पड़ेगी। बट अगर रिएक्टेंट कोवैलेंट है तो पहले हमको ओल्डर बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, जिससे ज़्यादा एनर्जी लेगी। यानी कि अगर आयनिक है तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी लेस रिक्वायर्ड, यहाँ पे कम एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ेगी एक्टिवेशन एनर्जी की, यानी कि आयनिक रिएक्टेंट के लिए कम एक्टिवेशन एनर्जी की नीड पड़ेगी। और अगर हमारा कोवैलेंट है तो इसके लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी की नीड पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी हाई रिक्वायर्ड। क्लियर? यानी कि रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी हमारी ज़्यादा लगेगी कि कम लगेगी। अगर आयनिक रिएक्टेंट है तो कम एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, अगर कोवैलेंट है तो ज़्यादा। कोवैलेंट में ज़्यादा क्यों? क्योंकि पुराने बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा फिर कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए
एनर्जी लगेगी। अब बात करें अगर आयनिक में, तो वो खुद ही अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, जल्दी से फॉर्मेशन हो जाएगा और प्रोडक्ट दे देंगे। तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट जो अब हम देखने जा रहे हैं दूसरा वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कैटालिस्ट। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि कैटालिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे पॉजिटिव कैटालिस्ट, एक होते हैं निगेटिव कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट क्या होते हैं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। वो सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, बट रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं, वो क्या होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं। यानी एक ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट रिएक्शन को रेट को इंक्रीज कर देते हैं या तो डिक्रीज कर देते हैं, वो क्या है, कैटालिस्ट है। अब बात करें अगर एक्टिवेशन एनर्जी के केस में, तो जो पॉजिटिव कैटालिस्ट है ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएगा, बट जो हमारा निगेटिव कैटालिस्ट है ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएगा। यानी इसके लिए अगर निगेटिव कैटालिस्ट लगाए तो रिएक्शन में ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की नीड पड़ेगी, अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट लगाए तो रिएक्शन में कम एक्टिवेशन एनर्जी की नीड पड़ेगी। आप बोलेंगे सर ये कैसे, तो एक बहुत ही सुंदर सा ग्राफ हम लोग इसके लिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा रिएक्टेंट है A+B, फिर से वही चीज़ आप बोलेंगे बहुत ग्राफ बनवा रहे हैं सर, ये हमारा प्रोडक्ट है C, ठीक है, इसकी एनर्जी है ER, ये हमारा है TS या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब आप समझ लीजिए, इतना तो आप कर ही चुके होंगे। अब बात करें अगर एक्टिवेशन एनर्जी के लिए कैटालिस्ट क्या करता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे पॉजिटिव कैटालिस्ट लिए, तो ये कुछ नहीं करेगा, इसके रास्ते को छोटा कर देगा। ये रास्ता छोटा हुआ ना, पहले यहाँ तक जाना पड़ता था एनर्जी बैरियर, अब एनर्जी बैरियर यहीं मिल गया, तो एक्टिवेशन एनर्जी कहीं ना कहीं घटी ना, लेस हुई ना, यानी कम की रिक्वायर्ड पड़ी। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। बट वहीं पे अगर हम निगेटिव कैटालिस्ट यूज करें या पॉइजन यूज करें या इनहिबिटर यूज करें, तो ये इसके मार्क को और ज़्यादा बड़ा कर देगा और प्रोडक्ट सेम जगह मिलेगा, रिएक्टेंट की एनर्जी भी सेम होगी, बट जो रास्ता होगा इसका ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरने का, ये बड़ा हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव कैटालिस्ट कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है और निगेटिव कैटालिस्ट कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। तो ये रहा स्टूडेंट्स ऑल अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी। और इसके अगर डेरिवेशन की बात करें तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आर्हीनियस इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सभी को क्लियर हो जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको लेक्चर समझ में आया कि नहीं। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।